हेलो फ्रेंड, मधुरम एग्जाम एकेडमी चैनल में आपका भरपूर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र में दांत के प्रकार। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं और पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि पाचन तंत्र में मुख्य रूप से हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले मुँह के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? मुख के बारे में। पाचन तंत्र में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मुख के बारे में। उसके बाद में हम लोग को पढ़ना था आमाशय के बारे में। 2 नंबर में आमाशय के बारे में पढ़ना था, आमाशय। और तीसरा नंबर में पढ़ना था हम लोगों को तीसरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना था छोटी आंत, छोटी आंत। और चौथा टॉपिक था बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत। और पांचवा टॉपिक था पाचन ग्रंथियाँ, पाचन ग्रंथियाँ। और पांचवा टॉपिक था पाचन ग्रंथियाँ, जिसमें हम लोग कल मुख के बारे में पढ़े थे कि मुख वाले टॉपिक में हमें 3 चीज़ पढ़ना है। 1 नंबर में दांत के बारे में पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है जीभ के बारे में, जिसको टंग कहते हैं। तीसरा पढ़ना है हमें लार ग्रंथियाँ के बारे में, लार ग्रंथि के बारे में, लार ग्रंथि। तीसरा लार ग्रंथि के बारे में। तो हम लोग कल पिछले क्लास में हम लोग देखे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, बनावट के आधार पर दांत के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद में जबड़े पर निकलने के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं। ये सब हम लोग पिछले क्लास में देख लिए हैं। अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर आप पिछले क्लास को देखें, तब यह क्लास आपको काफ़ी सरल तरीके से समझ में आएगा। आप पिछले क्लास को पहले देख ले, उसके बाद में इस क्लास को आकर देखें। यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो हम लोग कल दांत के बारे में पढ़ रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं। दांत को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो कल पढ़े थे, उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कल पढ़े थे कि दांत किसकी बनी होती है। तो दांत बना होता है इनामेल और डेंटाइन का। दांत बना होता है, दांत के बाहरी भाग को इनामेल कहते हैं। दांत के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? इनामेल। और दांत के अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं। और दांत के भीतर एक द्रव भरा रहता है जिसको प्लप कहते हैं। तो हम लोग कल यह देख चुके थे कि शरीर का सबसे कठोर संरचना क्या है? इनामेल है। सबसे कठोर संरचना है इनामेल, सबसे कठोर संरचना है इनामेल। बनावट के आधार पर देख लिए थे कि दांत 2 प्रकार की होती है। बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार की होती है, एक समदंती और एक विषमदंती। समदंती और दूसरा होता है विषमदंती, विषमदंती। समदंती क्या है? जिस प्राणी का दांत सभी दांत एक समान होता है उसे समदंती कहते हैं। जिस प्राणी का सभी दांत अलग अलग प्रकार का होता है, उसकी कार्य एवं संरचना अलग अलग होती है, उसको विषमदंती कहते हैं। इसको इंग्लिश में हेटेरोडोंट और उसको होमोडोंट कहते हैं। ये देख लिए थे कि दांत बनावट के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद में हम लोग आगे देखे थे कि दांत जबड़े पर निकलने के आधार पर, जबड़े पर निकलने के आधार पर। तो जबड़े पर निकलने के आधार पर दांत 3 प्रकार का था। एक बार दंती, जबड़े पर निकलने के आधार पर दांत 3 प्रकार। एक बार दंती। दूसरा देखे थे द्विबार दंती। और तीसरा था बहुबार दंती। अब एक बार दंती क्या होता है? तो जो दांत पूरे जीवन काल में केवल एक बार निकलता है उसे एक बार दंती कहते हैं। ऐसे दांतों की संख्या मनुष्य में 12 होती है। ऐसे दांतों की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? 12, जिसे अस्थायी दांत कहा जाता है। और द्विबार दंती जो पूरे जीवन काल में 2 बार निकलता है। ऐसे दांतों की संख्या मनुष्य में 20 होती है। जो एक बार निकलता है, जिसको दूध के दांत के नाम से जानते हैं, जो टूटकर पुनः उसी के स्थान पर 20 और नए दांत जमते हैं, इसको मिल्क टीथ या दूध का दांत कहा जाता है। इसको अस्थायी दांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसका एक बार जमता है, उसके बाद में टूटकर फिर जमता है, इसलिए इसको अस्थायी नहीं है, ये क्या है? अस्थायी दांत है। तो मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 12, और अस्थायी दांतों की संख्या 20। और बहुबार दंती यह ऐसा दांत है जो बार बार टूटता है, उसी के स्थान पर नया दांत निकलता है, फिर टूटता है, फिर नया दांत निकलता है।
तो यहाँ तक क्लियर होगा कि एक बार दंती, द्विबार दंती और बहुबार दंती क्या है। अब हम लोग देख रहे थे आगे, कल देख रहे थे कल वाले क्लास में कि दांत के प्रकार कितने होते हैं। तो कल देख रहे थे कि दांत के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए वहाँ से आज शुरू करते हैं। अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर आप पिछले क्लास को देखें, उसके बाद यह क्लास आपके लिए आपको बहुत सरल तरीके से समझ में आएगा। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप सर्च करेंगे मधुरम एग्जाम एकेडमी मधुरम एग्जाम एकेडमी चैनल के नाम से आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो वहाँ आएगा। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ बायोलॉजी का प्ले लिस्ट बना है, बायोलॉजी का प्ले लिस्ट बना है। उसमें आप क्लिक कीजिएगा तो ये सब वीडियो एक एक करके क्लास 1, 2 के नाम से सेव है। उसमें जाकर पहले पिछले क्लास 1 को देख ले, उसके बाद यह क्लास आपको सरल रूप से समझ में आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग कल देख रहे थे कि दांत के प्रकार कितने हैं। दांत के प्रकार तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दांत कितने प्रकार के होते हैं मनुष्य में? 4 प्रकार के। एक में होता है इंसाइजर, एक नंबर में होता है इंसाइजर, जिसको हिंदी में कहते हैं कृंतक, दूसरा होता है कैनाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं रदनक, और तीसरा होता है प्रीमोलर, जिसको हिंदी में कहते हैं अग्रचौर्णक। चौथा होता है मोलर, जिसको हिंदी में कहते हैं चौर्णक। अब यह चारों दांत अलग अलग प्रकार के, मनुष्य में 4 प्रकार के मुख्यतः दांत पाए जाते हैं, जिसका नाम, पहला का नाम है इंसाइजर, जिसको हिंदी में कृंतक कहते हैं, दूसरा का नाम कैनाइन, जिसे हिंदी में रत्नक कहते हैं, और तीसरा का नाम प्रीमोलर, जिसको अग्रचौर्णक, और चौथा का नाम मोलर, जिसे चौर्णक कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि यह चारों दांत अलग अलग प्रकार के हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। मनुष्य में इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है, कैनाइन की कितनी संख्या होती है, और अग्रचौर्णक की संख्या कितनी होती है, और चौर्णक की संख्या कितनी होती है। तो इसके लिए एक होता है दंत सूत्र। हम आगे आपको एक एक चीज़ कंसेप्ट को समझाएंगे, कंसेप्ट को एक एक चीज़ बारीकी से समझाएंगे, आप सिर्फ समझते चलिए। दंत सूत्र होता है 21 गुना 2। सर ये क्या होता है? तो हम आपको एक एक चीज़ आसानी से समझाएंगे। पहले आप जो समझा रहे हैं समझते चलिए, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। यह दंत सूत्र क्या होता है? दंत सूत्र इसलिए बनाया गया है क्योंकि दांतों की संख्या निकाला जा सके, क्योंकि एग्जाम में सीधे प्रश्न यहाँ से पूछ देते हैं कि मनुष्य में कैनाइन दांतों की संख्या, इंसाइजर दांतों की संख्या, कृंतकों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में कैनाइन दांतों की रदनक की संख्या कितनी होती है, अग्रचौर्णक की संख्या कितनी होती है, चौर्णक की संख्या कितनी होती है। आप रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रीवियस और क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो वहाँ सीधे यहाँ से प्रश्न बनता है कि कैनाइन दांतों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दांतों की संख्या निकलती कैसे है। उसके बाद में प्रैक्टिकली बताएंगे कि कौन सी दांतों की संख्या कितनी होती है और दांत कहाँ पर स्थित होता है। उसके बाद में दंत सूत्र पर आपको बताएंगे कि दांतों की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि इसकी संख्या कितनी होती है। तो इसकी संख्या होती है 8। सर ये 2 गुना 4 क्यों किए? सब हम आपको एक एक करके अभी कंसेप्ट, इसके पीछे कंसेप्ट को समझाते हैं, आप घबराए नहीं। फिर इसका होता है 1 गुने 4, इसकी संख्या होती है 4। फिर वैसे ही इसकी संख्या होती है 2 गुने 4, 8, और इसकी संख्या होती है 3, इसकी संख्या होती है 3 गुने 4 बराबर 12। अब देखिए यहाँ से कुल दांतों की संख्या निकल गया 12, 8, 20, 20 और 4 24, 24, 8, 32। तो मनुष्य में दांतों की संख्या कुल कितनी होती है? 32। तो यहाँ से 32 निकल गया। सर इंसाइजर एक कृंतक, इसका कार्य क्या है? तो कृंतक का कार्य क्या है? सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। अगर आप
पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ से क्लास को देखें और चित्र बनाकर सब एक एक चीज़ को नोट करते आगे बढ़े। तो इसको हम मिटा देते हैं। सर इसका इंसाइजर है, मनुष्य में इंसाइजर पाया जाता है, कृंतक दांत पाया जाता है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, और इसका कार्य क्या है, और इसका कार्य क्या है। क्योंकि सब दांत की प्रकार अलग अलग है तो सबका अलग अलग कुछ न कुछ कार्य होगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि कौन सा दांत क्या कार्य करता है। तो कृंतक का कार्य होता है काटने का कार्य, काटने। यह क्या करता है सर, तो यह कृंतक काटने में, किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ को काटने में हमारी मदद करता है या काटने का कार्य करता है। वैसे ही कैनाइन का क्या कार्य है, तो कैनाइन का कार्य है चीरना। क्या कार्य है, चीरना। यह किसी भी वस्तु को चीरने में मदद करता है। और वैसे ही प्रीमोलर का क्या कार्य है, तो प्रीमोलर का कार्य है चबाना। क्या कार्य है, चबाना। और मोलर का क्या कार्य है, चौड़ना का क्या कार्य है, तो इसका भी कार्य है चबाना। तो यहाँ से सीधा प्रश्न बनता है कि कौन ऐसी दांत है जो जिसका बनावट अलग अलग होने के बाद भी वह एक जैसा ही कार्य करती है। तो कौन सा दांत है, इसकी बनावट अलग अलग है, इसका प्रकार अलग अलग है और कार्य दोनों का क्या है, चबाना। तो कौन दांत हो जाएगा, मोलर और प्रीमोलर। इसकी बनावट अलग अलग होने के बावजूद भी यह कार्य एक समान ही करता है, दोनों का कार्य क्या है, चबाना ही है। तो यहाँ से प्रश्न सीधे एक बार रेलवे में पूछ दिया गया था कि कौन सी वो दो दांत है जिसकी संरचना अलग अलग होती है, प्रकार अलग अलग होती है और कार्य एक ही करता है। तो यह होगा मोलर और प्रीमोलर। इसका कार्य क्या है, दोनों का चबाना। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि इंसाइजर का क्या कार्य है, तो काटना। किसी भी वस्तु को हम काटते हैं तो किस दांत की सहायता से काटते हैं, इंसाइजर की सहायता से काटते हैं। किसकी सहायता से काटते हैं, इंसाइजर की सहायता से काटते हैं। वैसे ही कैनाइन क्या कार्य करता है, तो कैनाइन किसी भी वस्तु को चीरने में मदद करता है, प्रीमोलर चबाने में और मोलर चबाने में। तो सर ये दांत हमारे मुंह में कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसकी स्थिति कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम आपको एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। तो मान लीजिए कि यह ऊपर वाला जबड़ा है। क्या है, ऊपर वाला जबड़ा है। तो यहाँ पे ऊपर वाले जबड़े में ध्यान से समझते चलिए, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ समझ जाइएगा, बहुत दिनों तक याद रहेगा। ये ऊपर वाला जबड़ा है। तो यहाँ पे अगर जबड़ा को हम बीच से दो भागों में बांट दें, अगर जबड़े को बीच से दो भागों में बांट दें, बीच से यहाँ से दो भागों में बांट दें, तो ऊपर का आधा जबड़ा इधर हो जाएगा और आधा जबड़ा इधर हो जाएगा। तो जबड़े को अगर दो भागों में बीच से बांट दें तो ऊपर का दो जबड़ा अलग हो जाएगा और दो जबड़ा अलग। वैसे ही यहाँ पे एक होता है नुकीला दांत, फिर यहाँ पर भी एक होता है नुकीला दांत। यहाँ हो गया। वैसे ही यहाँ पे होता है दो दांत, यहाँ पे हो गया, जिसको मोलर कहते हैं, प्रीमोलर कहते हैं। फिर दो दांत यहाँ पे हो गया। वैसे ही तीन दांत यहाँ पे हो गया। ये दांतों की संरचना थोड़ा चौड़ा चौड़ा होता है। तो देखिए ऊपर दांतों की संख्या कितनी होती है, 16, और नीचे कितनी होती है, 16। आइए आपको हम गिन कर बताते हैं कैसे। कि प्रीमोलर जैसे कैनाइन, इंसाइजर की संख्या कितनी होती है, ऊपर वाले जबड़े में इंसाइजर की संख्या 4 होती है और नीचे वाले में भी 4 होती है। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 8 हो गया। जैसे देखिए ऊपर वाले जबड़े में यहाँ पे आपके मुंह में सबसे ऊपर वाले जबड़े में सामने जो दांत दिखाई दे रहा है वो कौन सा दांत होगा, इंसाइजर होगा। कृंतक जो चौला दिखाई दे रहा है, जो चौड़ा दिखाई दे रहा है वो क्या है, इंसाइजर है, जो क्या कार्य करता है, काटने का कार्य करता है। तो हम यदि जबड़ा को आधे इधर भाग में बांट दें और आधे इधर भाग में बांट दें, तो ऊपर वाले जबड़े के दो भाग में बांट दें, तो ऐसे ही दो भाग में यहाँ बांटा गया है। तो दो इधर जो दांत दिखाई देगा, जो दो इधर दांत है वो क्या है, इंसाइजर है। क्या है, इंसाइजर है, जिसका कार्य क्या है, काटने का। उसके ठीक बगल में, दो इंसाइजर के बगल में एक नुकीला दांत दिखाई देगा। यहाँ पे एक नुकीला दांत दिखाई देगा, वो क्या कार्य करता है, चीरने का कार्य करता है। उसका नाम क्या है, कैनाइन, रदनक। उसका नाम क्या है, रदनक।
तो दो इंसाइजर के बगल में एक नुकीला दांत आपको दिखाई देगा, आप देख भी सकते हैं, एक नुकीला दांत दिखाई देगा, वह क्या कहलाता है? रदनक। उसका कार्य है चीरने का कार्य। ठीक उसके अपोजिट नीचे ऊपर वाले जबड़े में एक नुकीला दांत यहाँ पे है, उसके ठीक अपोजिट में एक यहाँ, दो हो गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 रदनक पाए जाते हैं। रदनक की संख्या 4। वैसे ही प्रीमोलर 2 यहाँ पे पाया जाता है, 2 ऊपर वाले जबड़े में, ठीक 2 इसके अपोजिट नीचे वाले जबड़े में भी पाया जाएगा। ये आपको हम दोनों जबड़ों का चित्र बनाकर आसानी से समझाते हैं, समझने में आसानी जाएगा। एक बार चित्र के माध्यम से समझ लीजिएगा तो काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। फिर यहाँ पे 2 प्रीमोलर है, फिर यहाँ पे 3 मोलर है। अब देखिए, जैसे फिर नीचे वाले जबड़े को भी हम 2 भागों में बांट दें, तो ऊपर 2 कृंतक है, ऊपर 4 कृंतक और नीचे 4 कृंतक, कितना हो गया? 8 कृंतक। तो कृंतकों की संख्या कितनी हो गई? 8। इंसाइजर की संख्या कितनी हो गई? 8। वैसे ही नुकीला दांत देखिएगा, एक यहाँ पे होगा, कृंतक के ठीक बगल में एक नुकीला दांत यहाँ पे होगा, उसके अपोजिट एक नीचा यहाँ पे हो गया 2, फिर एक आधे वाले जबड़े में इधर वाले भाग में 3, और फिर एक इधर नीचे उसके अपोजिट 4। तो कैनान की संख्या कितनी हो गया? यहाँ से 4। वैसे ही प्रीमोलर का देखिएगा तो यहाँ पे होता है कितना? यहाँ पे 2 प्रीमोलर है, यहाँ पे 2 क्या है? प्रीमोलर। फिर यहाँ पे 2, 4 हो गया, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। तो प्रीमोलर की संख्या कितना हो गया? यहाँ से 8 हो गया, जो कार्य क्या करता है? चबाने का। वैसे ही मोलर की संख्या होती है 12। अब 12 कैसे होती है? देखिए, 3 यहाँ पे, 3 ऊपर वाले इस साइड में, 3 उसके अपोजिट जस्ट अपोजिट 6 नीचे वाले जबड़े में, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 3 9, और फिर यहाँ 3 12। तो मोलर की संख्या कितनी होती है? 12। तो यहाँ से आशा करते हैं कि आप दांतों के स्थिति को समझे होइएगा कि कौन सा दांत कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे जबड़े में कहाँ पे पाया जाता है। तो सबसे पहले जो सामने दिखाई देता है उसको कहते हैं इंसाइजर कैनाइन, जो ऊपर 4 और नीचे 4, इसकी संख्या होती है कुल 8। इसका कार्य क्या है? काटने का कार्य। वैसे ही ठीक उसके जस्ट बगल में देखिएगा तो एक नुकीला सा दांत दिखाई देगा आपको, जिसकी संख्या आधे वाले जबड़े में इधर 1 होगा और इधर 1 होगा। तो नुकीले वाले दांतों को कहते हैं रदनक, उसको इंग्लिश में कहते हैं कैनाइन। उसकी संख्या 4 होती है, जो ऊपर वाले जबड़े में 2 होती है और 2 नीचे वाले जबड़े में, तो उसकी संख्या 4 होती है। वैसे ही ठीक नुकीले दांत के बगल में आप देखिएगा तो 2 दांत दिखाई देगा, जिसको अग्रचौर्णक या प्रीमोलर कहा जाता है। तो उसके 2 ऊपर हो गया और 2 उसके अपोजिट 4, 2 फिर यहाँ आधे वाले जबड़े में, 2 यहाँ नीचे, तो इसकी संख्या कितनी होती है? 8। और मोलर की संख्या भी होती है 12। तो ऊपर वाले जबड़े में होती है 6 मोलर, 3 यहाँ 3 यहाँ, 6 नीचे 3 9, और यहाँ पे 3 12। तो आशा करते हैं कि आपको दांतों की स्थिति और संख्या, कैसे कौन सा दांत कहाँ पे स्थित है, उसकी क्या कार्य है, यह सब आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं कि दंत सूत्र क्या होता है। तो आप चाहे तो हमारे साथ इसको नोट्स करते चलिएगा, नहीं तो इसका PDF टेलीग्राम चैनल मधुरम एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, वहां से जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए अब देखते हैं कि दंत सूत्र क्या होता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, इसको नोट कर ले। चलिए मिटाते हैं इसको। दंत सूत्र क्या होता है? देखिए, दंत सूत्र बराबर होता है फॉर्मूला 21-23 बट्टा 21-23 गुना 2। गुना 2 क्या होगा? क्योंकि ये ऊपर वाले जबड़े का है और नीचे वाले जबड़े का है, इसलिए 2 जबड़े होते हैं, इसलिए गुना 2 से होगा। अब आइए इसको हम प्रूव करके बताते हैं कि दांतों की संख्या कैसे निकल जाता है। ऊपर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर 2 से गुना करेंगे तो 2 4, फिर 2 से गुना करेंगे तो 2
4 + 2 6, फिर 2 से गुना करेंगे तो 4, फिर अगर इसमें गुना करेंगे 3 में 2 से तो कितना हो जाएगा 6। तो ऊपर कितना हो गया 4 6 10, 2 12, 4 2 6, 4 10 और 6 16। ऊपर धातु की संख्या कितनी हो गया ऊपर वाले जबड़े में 16, और नीचे वाले जबड़े में देखिए वैसे ही अगर 2 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 2, 2 से इसमें गुना करेंगे तो 4, प्लस 2 में 1 से करेंगे तो 2, प्लस 2 में 2 से करेंगे तो 4, प्लस 3 में 2 से करेंगे तो 6। तो इसमें भी कितना हो गया 6 4 10, 2 12, 12 4 16। तो नीचे वाले जबड़े में भी कितनी हो गया 16, नीचे वाले जबड़े में भी 16। तो कुल मिलाकर दांतों की संख्या कितनी होती है 32। तो यहाँ से दंत सूत्र बना है कि दांतों की संख्या निकाला जाता है। इसको आपको याद नहीं रखना है, अब सीधा हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिसको याद रखिएगा, और एग्जाम में अगर दांतों की संख्या कोई भी दांतों की संख्या पूछे तो आप उसको आसानी से निकाल पाइएगा। एक ट्रिक को खाली याद रखिए बस, सीधा याद रखिए 21 23 गुना 4, इसको कहते हैं ICPM। अभी बताया है कि आई से क्या होता है इंसाइजर, इंसाइजर को हिंदी में क्या कहते हैं कृंतक। सी से क्या होता है कैनाइन जिसको हिंदी में कहते हैं रत्नक, और पी से क्या होता है प्रीमोलर जिसको हिंदी में कहते हैं अग्रचौर्णक, और एम से होता है मोलर जिसको हिंदी में क्या कहते हैं चौर्णक। तो कोई भी अगर दांतों की संख्या पूछ दे एग्जाम में, अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे कि बताइए कि इंसाइजर या कैनाइन या प्रीमोलर या मोलर, बताइए कि इंसाइजर दांतों की संख्या मनुष्य में कितनी होती है, तो सीधा क्या करना है 2 में 4 से गुना कर देना है, 2 में 4 से गुना कर देना है, कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। तो मनुष्य में पूछेगा कि मनुष्य में इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें 4 से गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा 8। वैसे ही अगर पूछ दिया कि बताइए कि मनुष्य में प्रीमोलर दांतों की संख्या, प्रीमोलर प्रकार के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो प्रीमोलर का सूत्र क्या है 2। प्रीमोलर का सामने क्या है कौन सा अक्षर है 2, इसमें 4 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया 8। तो प्रीमोलर की भी संख्या कितनी हो गई 8। अगर आपसे यही पूछ देता कि कैनाइन की दांतों की संख्या बताइए, कैनाइन प्रकार की दांतों की संख्या बताइए, तो इस किसके सामने है 1 के सामने, तो 1 में 4 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 4। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ से कोई भी अगर दांतों की संख्या एग्जाम में पूछे तो आप सीधा निकाल सकते हैं। सीधा आपको याद रखना है 21 23, उसके सामने ICPM लिख लेना है। I से इंसाइजर, C से कैनाइन, P से प्रीमोलर, M से मोलर। और कोई भी दांतों की संख्या पूछे तो उसके सामने वाली संख्या में 4 से गुना कर देना है, वही उसकी दांतों की संख्या हो जाएगा, अब आइए दांत से जुड़ी कुछ फैक्ट को जानते हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले होता है दांतों में कुछ बीमारी पकड़ता है, जिससे दांत खराब हो जाता है, तो दांत का हमारा pH मान कितना होता है, दांत का कार्य है। मुंह का pH मान कितना होता है, मुंह का यहाँ 1 नंबर 2 नंबर देकर लिखते हैं, आपको लिखना है तो चाहे तो आप हमारे साथ लिख सकते हैं। सबसे पहले मुंह का pH मान होता है 5.5। अगर 5.5 से जैसे ही मुंह का pH मान कम होने लगेगा तो क्या होगा, दांत सड़ना शुरू कर देगा। अगर मुंह का pH मान 5.5 से कम होने लगता है तो क्या हो जाता है, दांत की सड़न शुरू हो जाता है और दांत सड़ने लगता है, दांत एक एक करके सड़ने लगता है। और दूसरा होता है कि दांतों की बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो दांत के बाहरी परत को कहा जाता है इनामेल। कल ही बताए थे, आज भी बताए हैं कि दांत के बाहरी परत को क्या कहते हैं इनामेल, और अंदर वाले परत को डेंटाइन, और डेंटाइन के अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसे पल्प कहते हैं। तीसरा होता है कि दांतों का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है, दांतों का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है, तो दांतों का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है, इनामेल के कारण होता है, बताए थे कल ही बताए थे कि ये जैसे दांत है तो इसके ऊपर जो
उजला सतह दिखाई देता है वो क्या है, इनामेल। और जिस इसके अंदर एक सतह होती है जिसे डेंटाइन कहते हैं, बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसको प्लब कहते हैं। दांत ब्रश करने से दांत का कौन सा भाग घिस जाता है, तो इनामेल घिस जाता है। जैसे ही इनामेल घिस जाएगा तो क्या होगा, इनामेल घिस जाएगा तो उसमें जैसे ही व्यक्ति भोजन करेगा तो उसको गर्म या ठंडा लगेगा या सनसनाहट की अनुभूति होगी, दांत में सनसनाहट की अनुभूति होगी। तो इसलिए मेरा सलाह है कि आप अच्छे कोलगेट और अच्छे ब्रश का उपयोग करें। एक अल्ट्रा सॉफ्ट नामक ब्रश आता है जिसकी कीमत कुछ ऊँच होती है, लेकिन वह काफ़ी दांतों के लिए काफ़ी बेहतर होता है। महीना में नहीं सही 6 महीना पर ही एक बार खरीदें, लेकिन किसका उपयोग करें, अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश की, जिससे दांतों की काफ़ी सुरक्षा मिलती है। और चौथा होता है कि शरीर की सबसे कठोर संरचना, शरीर की सबसे कठोर संरचना शरीर की सबसे कठोर संरचना क्या होता है, तो शरीर की सबसे कठोर संरचना यही दांत का इनामेल होता है। दांत के जो ऊपर सफ़ेद दिखाई देता है वही क्या है, इनामेल, वही होता है इनामेल। तो दांतों का सबसे कठोर संरचना क्या है, इनामेल। शरीर की सबसे कठोर संरचना क्या है, इनामेल। और पूछता है कि सबसे मजबूत हड्डी, सर इसमें हड्डी क्यों पढ़ा रहे हैं, तो ये दांत से जुड़ी है इसलिए इसी में हम लोग कवर कर ले रहे हैं। सबसे मजबूत हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जिसका नाम है जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी कहाँ होता है, जैसे दांत के ऊपर दांत जिस पर स्थित होता है, दांत जिस मांसपेशियों पर स्थित होता है उसी को क्या कहते हैं, जबड़े की हड्डी। दांत जिस मांसपेशियों पर स्थित होता है उसी को क्या कहते हैं, जबड़े की हड्डी। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। अब कुछ और चीज़ है, जैसे दांतों को फ्लोरीन की कमी से दांतों में फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है। दांतों में फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है। दांतों में फ्लोरीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है, जिसमें दांत क्या होने लगता है, सड़ने लगता है। तो आशा करते हैं कि यहाँ से आपको समझ में आया होगा। मुंह का पीएच मान कितना होता है, 5.5। अगर 5.5 से मुंह का पीएच मान कम होने लगे तो क्या होगा, दांत सड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए कोलगेट जो होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। वो हमारे मुंह का पीएच मान बढ़ाने में मदद करता है, जिससे मुंह का पीएच मान बढ़े, 5.5 से ज़्यादा रहे, जिसके कारण दांत को सुरक्षा मिले। दांतों के बाहरी परत को इनामेल कहा जाता है। यह शरीर की सबसे कठोर संरचना है। दांतों का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है, तो इनामेल के कारण होता है। और शरीर की सबसे कठोर संरचना इनामेल। सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है, तो जबड़े की हड्डी होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। वैसे ही फ्लोरीन की कमी से दांतों में फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है, जिसमें दांत सड़ने लगता है। अब वयस्क मनुष्यों में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वयस्क मनुष्यों में छठा फैक्ट है कि वयस्क मनुष्यों में दांतों की संख्या होती है। तो वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या होती है 28। कैसे सर, आप तो अभी बोले हैं कि दांतों की संख्या मनुष्य में 32 होती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 28। तो देखिए 28 दांत होता है वयस्क मनुष्य में। 18 से 24 वर्ष की अवस्था में 4 दांत और निकलता है, जिसका नाम है अकल दांत, जो एक साइड ऊपर इधर निकलता है और नीचे फिर उसके जस्ट नीचे निकलता है। यहाँ पे एक निकलता है और फिर यहाँ 4 दांत और निकलता है। तो 28×4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 28×4 32। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अकल दांत जैसे ही निकलता है तो बहुत दर्द होता है। इसके लिए दर्द से बचने के लिए वह दांतों को डॉक्टर से निकलवाने चले जाते हैं। तो मेरा सलाह है कि आप अकल दांत को कभी नहीं निकलवाएं, क्योंकि सब दांत बुढ़ापा जब निकट होगा या बुढ़ापा जब आएगा तो सब दांत गिर जाएगा, लेकिन अकल दांत सबसे लास्ट में आपके साथ ही जाता है। तो उस समय आपको खाने में काफ़ी मदद करेगा। सब दांत गिर जाने के बाद भी अकल दांत बहुत जल्दी नहीं गिरता है। तो इसलिए थोड़ा दर्द से बचने के लिए
ना करें कि आप जाकर डॉक्टर से उस दांत को निकलवा लें, क्योंकि वह दांत ही हमारा क्या होता है, बुढ़ापा में सहारा बनता है। तो वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है, 28, और प्लस 4 बाद में निकलता है, जिससे विजडम टीथ या अकल दांत कहा जाता है, या अकल दांत यह निकलता है तो काफ़ी दर्द होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि बच्चों में दांतों की संख्या। तो बच्चों में दांतों की संख्या, तो बच्चों में दांतों की संख्या होती है 20। कितनी होती है, 20। उसका भी बच्चों के लिए दंत सूत्र होता है 2102। वयस्क के लिए 21, 23 और बच्चों के लिए 2102। इसमें 4 से गुना करेंगे तो देखिए 2 में 4 से करेंगे तो 8, 1 में 4 से करेंगे तो 4, 0 में 4 से करेंगे तो 0 और 2 में 4 से करेंगे तो 8। तो 8 8 16 4 20। तो बच्चों में दांतों की संख्या कितनी हो गई, 20। उसके बाद में एक और फैक्ट है कि बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत निकलता है। तो बच्चों में आप देखे होइएगा कि सबसे पहले उसके सामने वाला दांत ऊपर से या नीचे से निकलता है, सबसे सामने वाला दांत निकलता है। तो बताएं है कि मनुष्य के मुंह में सबसे सामने वाले दांत को क्या कहा जाता है, जो 4 सामने वाले दांत होते हैं उसको क्या कहा जाता है, 4 ऊपर और 4 नीचे सामने वाले दांत होते हैं उसको कहा जाता है इंसाइजर या कृंतक, जो काटने में मदद करता है। तो बच्चों में सबसे पहले निकलने वाले दांत तो कौन है, तो इंसाइजर, जिसको हिंदी में कहते हैं कृंतक। यहाँ से अगर प्रश्न यहाँ से पूछे कि बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत निकलता है, तो कौन सा दांत निकलता है, इंसाइजर, जिसकी संख्या कितनी होती है, जिसकी संख्या मनुष्य में होती है 8, ऊपर 4 और नीचे 4। तो बच्चों में सबसे पहले निकलने वाली दांत तो कौन से है, तो है इंसाइजर। बच्चों में सबसे पहले निकलने वाली दांत है, निकलने वाले दांत है तो हो जाएगा इंसाइजर, जिसको हिंदी में कहते हैं कृंतक, इंसाइजर। तो यहाँ से आशा करते हैं कि आपको यह सब समझ में आ रहा होगा, आप इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी समझ रहे हैं, काफ़ी दिनों तक आपको याद भी रहेगा। कि फॉलोइंग की कमी से किसकी दांतों में कौन सा बीमारी होता है, फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है। वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 28 और 4 दांत बाद में निकलता है, जिसे अकल दांत या विजडम टीथ कहा जाता है। वैसे ही बच्चों में दांतों की संख्या कुल कितनी होती है, 20। उसके बच्चे के लिए दंत सूत्र है 2102। आपको हम बता दिए कि 20 कैसे होता है, तो इस यहाँ भी होगा ICPM। इंसाइजर की संख्या कितनी होती है, तो इंसाइजर की संख्या 8 होती है, प्रीमोलर की संख्या 4, कैनाइन की संख्या 4 होती है और प्रीमोलर की संख्या 0 होती है। चबाने वाली दांत उसके पास नहीं होता है, क्योंकि बच्चा अधिकांश दिन तक ज़्यादा समय तक वो दूध पीता है, जिसके कारण उसको चबाने वाली दांत की आवश्यकता होती ही नहीं है। इसलिए प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। और फिर बताएं हम कि बच्चों में सबसे पहले निकलने वाली दांतों की संख्या, दांतों कौन सी है, तो इंसाइजर, जिसको हिंदी में कहते हैं कृंतक। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको हम मिटाते हैं। उसके बाद में हम आपको बताए थे कि मुख वाले हिस्से में हमको, मुख वाले टॉपिक में हमको 3 चीज़ पढ़ना है। क्या क्या, एक बार और आपको बताते हैं। सबसे पहले पढ़ना था दांत के बारे में, जो हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद में पढ़ना था जीभ के बारे में, जीभ। अब इसको हम लोग अब पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ना था लार ग्रंथियाँ। तो हम लोग दांत को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीभ। अब किस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जीभ को। सबसे पहले बताया था कि मनुष्य में भोजन सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है, तो सबसे पहले मुख में प्रवेश करता है। इसलिए हम लोग मुख को पहले देख रहे थे। तो मुख वाले टॉपिक में 3 भाग को पढ़ना था, दांत, जीभ और लार ग्रंथियाँ। तो दांत को हम लोग देख लिए, दांत को पूरा आसानी से कंसेप्ट ट्रिक और सब चीज़ के माध्यम से पढ़ लिए एक एक चीज़ को। अब हम लोग जीभ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जीभ क्या होता है, सबसे पहले आइए बताते हैं आपको हम।
टॉपिक हेडिंग डालिएगा जीभ। यहाँ पे हेडिंग डालिएगा जीभ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टंग। ठीक है, तो जीभ क्या है? तो जीभ एक मांसल संरचना है जिसका पिछला भाग गर्दन से जुड़ा होता है। तो जीभ क्या है? जीभ एक मांसल भाग है, मांसल संरचना है। मांस की जीभ पूरा मांस की बनी होती है, उसमें कोई हड्डी नहीं पाया जाता है। तो जीभ एक मांसल संरचना है जिसका पिछला भाग गर्दन वाले हिस्से से जुड़ा होता है। जीभ का पिछला भाग किससे जुड़ा होता है? तो गर्दन वाले हिस्सा से। जैसे एक क्या है? एक जीभ है, तो इसका पिछला भाग किससे जुड़ा होता है? गर्दन वाले हिस्सा से जुड़ा होता है। अब जीभ पर छोटे छोटे स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती है, छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती है। जीभ के ऊपर छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसको कहते हैं स्वाद कलिकाएँ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट बड और हिंदी में कहते हैं स्वाद कलिकाएँ। तो जीभ पर, यहाँ से नोट कीजिएगा, जीभ पर छोटे छोटे जीभ पर छोटे छोटे ग्रंथियाँ पाई जाती है जिसे स्वाद कलिकाएँ या स्वाद कलिकाएँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट बड्स, स्वाद कलिकाएँ कहते हैं, जिसे स्वाद कलिकाएँ कहते हैं। सर इसका काम क्या है? तो स्वाद कलिकाएँ का काम होता है कि कोई भी अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं, कोई भी भोजन हम खाते हैं, तो उसको पता लगाने का यह कार्य कौन करता है? स्वाद कलिकाएँ, कि वह भोजन तीखा है या मीठा है या नमकीन है या खट्टा है। यह कौन कार्य करता है? जीभ पर उपस्थित कौन किसका यह कार्य है? तो यह कार्य है स्वाद कलिकाएँ का, टेस्ट बड का। तो जीभ पर छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसको स्वाद कलिकाएँ कहते हैं। स्वाद कलिकाएँ की संख्या जीभ पर, एक मनुष्य के जीभ पर स्वाद कलिकाएँ की संख्या, इसको उतार लिए होंगे, इसको हम मिटाते हैं। एक मनुष्य के जीभ पर छोटी छोटी ग्रंथियाँ कितनी स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है? तो मान लीजिए कि क्या है? जीभ है, तो इस पर छोटी छोटी स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है, छोटी छोटी स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। अलग अलग कलर से दिखा देते हैं, आपको समझ में आएगा कि जीभ पर किस हिस्से में किस स्वाद का पता लगाया जाता है। देखिए, जीभ पर बहुत सारी स्वाद कलिकाएँ होती है, तो जीभ पर सब स्वाद का पता एक जगह नहीं लगता है, उसके अलग अलग भागों से अलग अलग स्वाद का पता लगता है। तो जीभ के आगे वाले भाग से किस स्वाद का पता, कैसा स्वाद का पता चलता है? तो अगर हम कोई भोजन मीठा भोजन ग्रहण करते हैं, तो जीभ का कौन सा भाग पता लगाता है कि यह भोजन कैसा है, मीठा है, तीखा है? तो आगे वाले भाग से पता चलता है मीठा का, कैसा? मीठा। अगर कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं तो मीठा है, तो कौन पता लगाता है? जीभ का अगला भाग, जीभ के अगले भाग पर उपस्थित स्वाद कलिकाएँ। तो जीभ के आगे वाले भाग से कैसा स्वाद का पता चलता है? तो मीठा। और साइड वाले से खट्टा और नमकीन, कैसा? खट्टा और नमकीन। और जो पीछे होता है, इससे भी, क्योंकि इसमें ये भी साइड में है, तो इससे भी किसका पता लगेगा? खट्टा और नमकीन का, खट्टा और नमकीन। और पीछे वाले भाग से पता चलता है, किसका? तो पीछे वाले भाग से पता चलता है तीखा का। कोई चीज़
तीखा होता है तो जीभ का कौन सा भाग पता लगाता है? पीछे वाला भाग। और बीच में जो होता है, बीच में होता है इसकी बीच में स्वाद कलिकाएँ नहीं होती है, बीच में कोई स्वाद का पता नहीं चलता है, बीच में स्वादहीन होता है। बीच में जीभ कैसा होता है? स्वादहीन। बीच में कोई स्वाद का पता नहीं चलता है। जीभ के आगे वाले भाग में किसका पता चलता है? तो कोई भोजन अगर हम मीठा है तो कौन पता लगाता है? जीभ का अगला भाग। जीभ का आगे वाले भाग से पता चलता है मीठा भोजन का, पीछे वाला भाग तीखा भाग। अगर कोई भोजन तीखा है तो उसका पता कौन लगाता है? जीभ का पिछला भाग। और साइड वाले भाग से खट्टा और नमकीन, दोनों तरफ साइड वाले भाग से खट्टा और नमकीन। और बीच में कोई स्वाद का पता नहीं चलता है, यह स्वादहीन होता है। इस पर टेस्ट बड नहीं होते, इस पर टेस्ट बड नहीं होते, इसलिए क्या होता है? स्वादहीन होता है। और कुछ बुढ़ापा, जब कोई व्यक्ति बुढ़ापा के निकट होता है तो उसकी स्वाद कलिका धीरे धीरे कम होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसके कारण बूढ़े व्यक्ति को स्वादिष्ट खाना भी स्वादिष्ट नहीं लगता है। क्योंकि उसकी स्वाद कलिका धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जिसके कारण उसे न तो मीठा का ज़्यादा आभास हो पाता है, न तो खट्टा का आभास हो पाता है, और न नमकीन और न तीखा का आभास हो पाता है। इसलिए स्वादिष्ट भोजन भी बूढ़े व्यक्ति को क्या होने लगता है? स्वादिष्ट नहीं लगता है, क्योंकि उसकी स्वाद कलिका धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वाद कलिका होती है? तो एक वयस्क मनुष्य में स्वाद कलिका होती है 2000 से 8000 से 10,000। स्वाद कलिका की संख्या कितनी होती है? तो 8000 से 10,000, 8000 से 10,000 के बीच में होती है स्वाद कलिका। आशा करते हैं कि आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि जीभ का कार्य क्या है। तो जीभ का कार्य है किसी भी भोजन का स्वाद का पता लगाना, कि वह भोजन मीठा है या खट्टा है या नमकीन है या तीखा है। तो जीभ का कार्य क्या है? जीभ का कार्य है भोजन का स्वाद का पता लगाना। और जीभ का एक और कार्य है जो शब्द के निर्माण में मदद करता है, अगर किसी व्यक्ति का जीभ कट जाए तो वो बोल तो पाएगा, लेकिन उससे जो शब्द निकलना चाहिए वो शब्द नहीं निकल पाएगा। तो जीभ मुख्यतः क्या कार्य करता है? तो स्वाद का पता लगाता है और शब्द का निर्माण में मदद करता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, अगर चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। अब एक और यहाँ से इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको बता दें कि जैसे जीभ के पीछे वाले हिस्से में अगर आप मुंह को खोलकर देखेंगे तो जीभ के पीछे वाले हिस्से में एक ऊपर से आपको लटकता हुआ एक छोटा सा मांसल संरचना दिखाई देगा, जिसको क्या कहते हैं? औला कहते हैं। क्या कहते हैं? औला। तो कुछ व्यक्ति को देखिएगा कि रात में खर्राटे की आवाज़ आती है, सोने पर रात में खर्राटे की आवाज़ निकलती है। तो खर्राटे की आवाज़ क्यों निकलती है? देखिए, सबसे पहले हम आपको समझा दें खर्राटे की आवाज़ क्यों निकलती है। यह औला क्या होता है? ऊपर क्या है? जीभ है, उसके ऊपर क्या है? कठोर तालू है। क्या है? कठोर तालू है। तो क्या होता है? औला नीचे ऐसे लटका होता है, और जैसे ही हम सांस ग्रहण करते हैं तो यह औला क्या होता है? अंदर जाता है। औला क्या होता है? अंदर की तरफ मूव करता है। और जैसे ही सांस छोड़ते हैं, जैसे ही इधर से हम सांस छोड़े तो यह औला क्या होगा? जाकर ऊपर कठोर तालू में टकराता है, जिसके कारण खर्राटे की आवाज़ आता है। तो कुछ व्यक्ति रात में सोते हैं तो उस समय खर्राटे की आवाज़ क्यों आता है? तो औला के कठोर तालू में टकराने के कारण। देखिए, जैसे है इधर से क्या होगा? इधर से हम सांस को छोड़ रहे हैं तो औला क्या होगा? जाकर उधर कठोर तालू में टकराएगा, जिससे कारण खर्राटे की आवाज़ आता है। तो खर्राटे की आवाज़ क्यों आता है? औला के कठोर तालू में टकराने के कारण। इधर से जैसे ही कोई व्यक्ति सांस छोड़ता है, सांस ग्रहण करता है, तो औला धीरे से पीछे चल जाता है, और जैसे ही छोड़ता है तो यह ऊपर जाकर ऐसे ऊपर जाकर कठोर तालू में टकराता है, जिससे कारण खर्राटे की आवाज़ आता है। तो आइए, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको, यहाँ तक के कंसेप्ट और फैक्ट को समझ में आया होगा। आइए आगे हम लोग अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग जीभ देख लिए, सबसे पहले देखे हैं दांत कंप्लीट हो गया, जीभ भी कंप्लीट हो गया, और तीसरा चीज़ है लार ग्रंथियाँ। अब हम लोग देखने जा रहे हैं किसके बारे में? लार ग्रंथि के बारे में, कि लार ग्रंथि क्या है, इसका क्या कार्य है, या कहाँ पाया जाता है। वीडियो को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्लास अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप इस चैनल से जुड़कर आप मैथ की भी तैयारी कर सकते हैं।
कुछ दिनों में मैथ की क्लास भी इस पर ली जाएगी, मैथ की क्लास भी ली जाएगी। रीजनिंग की भी तैयारी कर सकते हैं, जीरो से रीजनिंग की भी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में आप साइंस की तैयारी तो कर रहे हैं, जीके की भी तैयारी कर सकते हैं इस चैनल से जुड़कर। कुछ दिन में यह सब आपको फीचर देखने को मिलेगा। इस पर हमारी टीम काफ़ी तरीक़ों से काम कर रही है, इसका कंटेंट तैयार किया जा रहा है। आपको कुछ दिन में ही यह क्लास आपको देखने को मिलेगा। मैथ पूरा ट्रिक एडवांस बेसिक से एडवांस लेवल तक कंसेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मैथ को लाया जाएगा, जिसके माध्यम से आप पूरा मैथ की बेसिक से एडवांस लेवल तक की तैयारी कर पाएंगे। और एग्जाम में ट्रिक क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे लगाया जाता है, सेकेंडों में ऑप्शन से कैसे लगाया जाता है, यह सब आपको धीरे धीरे सिखाया जाएगा। तो आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथि टॉपिक दीजिएगा हेडिंग लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार की लार ग्रंथि होती है। मुख्यतः कितने प्रकार की लार ग्रंथि होती है? 3 प्रकार की, जिसका पहला का नाम है पैरोटिड लार ग्रंथि। दूसरा का नाम है सबलिंगुअल पैरोटिड सबलिंगुअल। तीसरा का नाम है सबमंडिबुलर। अब ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है? तो ये क्या करता है कि लार ग्रंथियाँ लार को स्रावित करती है, जिसको हिंदी में कहते हैं एक द्रव का स्रावित करती है। लार ग्रंथियाँ एक द्रव को स्रावित करती है, जिसको हिंदी में कहते हैं लार और इंग्लिश में कहते हैं सलाइवा। जिसके कारण मुंह में हमेशा हम लोगों के मुंह में, मनुष्य के मुंह में, चाहे कोई भी जिसमें लार ग्रंथियाँ पाया जाता है, उसमें एक द्रव हमेशा स्रावित होते रहता है, जो मुंह को क्या करता है? गीला रखता है। जो भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं तो भोजन को कैसा बना देता है? चिपचिपा और गीला बना देता है। भोजन को लार में मिल जाना ही क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलस। तो लार ग्रंथियाँ क्या है? लार ग्रंथियाँ एक द्रव का स्रावन करती है, जिसको हिंदी में लार कहते हैं और इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं, जो भोजन को पचाने में काफ़ी सहायता प्रदान करता है। लार में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे टाइलिन, एमाइलेज। उसके बाद में क्या पाया जाता है? टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोजेन। तो एक एक करके देखते हैं। तो मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ है पैरोटिड लार ग्रंथियाँ। इसकी उपस्थिति या कहाँ उपस्थित होता है? तो इसमें से 2 लार ग्रंथियाँ एक कान के पास उपस्थित होता है और एक कान के पास और एक गाल के बगल में उपस्थित होता है, और एक जीभ के नीचे उपस्थित होता है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ कौन सी है? सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ है पैरोटिड लार ग्रंथियाँ। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सा है? तो पैरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ कौन सी है? पैरोटिड। सबसे छोटी है सबलिंगुअल। सबसे छोटी लार ग्रंथियाँ कौन सी है? सबलिंगुअल। सबसे छोटी लार ग्रंथियाँ कौन है? तो सबलिंगुअल लार ग्रंथि। यह क्या करता है? द्रव का स्रावन करता है, जिसको हम लोग लार कहते हैं, या हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं? सलाइवा कहते हैं, जो भोजन में मिलकर भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। अब लार का पीएच मान कितना होता है? यहाँ से कुछ फैक्ट नोट कीजिएगा। लार का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान होता है 6.6। आपको पीएच मान नहीं समझ में आ रहा हो तो केमिस्ट्री क्लास को देखिएगा। वहाँ पे एक क्या होता है? स्केल होता है, जिसमें 0 से 14 तक की संख्या अंकित रहती है। 0 से 7 तक इधर और 7 इधर। तो 0 से 7 तक की संख्या, अगर 0 से 7 तक की संख्या को हम लोग कहते हैं अम्लीय। और जिस द्रव का पीएच मान 7 से 14 के बीच में होती है, मतलब 8 से 14 के बीच में होती है, तो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार या भस्म कहलाता है। जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो लार कैसा है? 7 से कम है। लार का पीएच मान क्या है? 7 से कम। तो लार कैसा है? अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय है। लार कैसा होता है? थोड़ा अम्लीय।
अब लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। लार में क्या पाए जाते हैं? कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जिसका नाम है टाइलिन। टाइलिन क्या करता है? टाइलिन, लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जिसको टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोजाइम के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले एमाइलेज, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। एमाइलेज, एमाइलेज जो किसको पचाता है? तो स्टार्च को। स्टार्च को जो किसको पचाता है? स्टार्च को पचाने में मदद करता है। अगर हम भोजन में स्टार्च को ग्रहण करते हैं, भोजन में स्टार्च आता है, तो स्टार्च को कौन पचाता है? एमाइलेज। तो यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि लार ग्रंथियाँ क्या है। तो लार ग्रंथियाँ वैसी ग्रंथि है जो एक द्रव का स्रावन करती है जिसको सलाइवा या लार कहा जाता है। लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है, पैरोटिड लार ग्रंथियाँ, सबलिंगुअल लार ग्रंथियाँ और एक होती है सबमंडिबुलर लार ग्रंथियाँ। एक कहाँ पाया जाता है? तो एक कान के पास पाया जाता है और एक गाल के नीचे पाया जाता है और एक जीभ के नीचे पाया जाता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ क्या होती है? सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ पैरोटिड लार ग्रंथियाँ है, सबसे छोटी लार ग्रंथियाँ सबलिंगुअल लार ग्रंथियाँ है। लार का pH मान कितना होता है? तो 6.6। लार क्या करता है? तो लार भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है। तो ऐसा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि अमाशय क्या है, अमाशय का क्या कार्य है, अमाशय क्या है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अमाशय, अमाशय के बारे में देखेंगे। फिर छोटी आंत के बारे में देखेंगे, फिर बड़ी आंत के बारे में देखेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे पाचन ग्रंथियाँ, उसके बाद में हम लोग देखेंगे पाचन ग्रंथियाँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पर प्रत्येक दिन साइंस पढ़ाया जा रहा है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह फ्री में ऐसा क्लास अगर कहीं आपको मिले, ऐसा कंटेंट आपको अगर फ्री में कहीं मिले तो आप हमको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फ्री में इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी तैयारी को शून्य से शिखर तक पहुँचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। सभी को बेस्ट ऑफ लक।